राष्ट्रगीत वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये आज़ादी की लड़ाई की याद है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक नारा रहा है और आज़ाद भारत में राष्ट्रीय पहचान का ये हिस्सा है। लेकिन इसी गीत को लेकर एक सवाल आज फिर राजनीति के केंद्र में है। इस पर बहस हो रही है और बहस इस बात को लेकर है कि क्या वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए जाने चाहिए या सिर्फ पहले 2। इसी सवाल पर कांग्रेस ने एक बार फिर अपना पुराना रुख अपनाया है। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी में फैसला किया गया है कि पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के पहले सिर्फ 2 ही अंतरे गाए जाएंगे। पार्टी का तर्क है कि ये कोई नया फैसला नहीं है, बल्कि 1937 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा लिए गए फैसलों की ही निरंतरता है। उस समय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं के विचारों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। ये मुद्दा आज इसलिए अहम है क्योंकि हाल के सालों में वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक टकराव बहुत तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस पर राजनीति कर रही है। बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है और पूरा वंदे मातरम गाने की वकालत करती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 1937 के अपने प्रस्ताव और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के विचारों का हवाला देकर केवल पहले 2 अंतरों को ही सार्वजनिक और राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सही बताती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कांग्रेस वंदे मातरम के पहले सिर्फ 2 ही अंतरे गाने पर क्यों अड़ी हुई है, बाकी 4 अंतरों में ऐसा क्या है जिसे लेकर समय समय पर आपत्ति हुई है और आज भी बहस जारी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप कड़क देख रहे हैं। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में संस्कृत निष्ठ बंगाली में की थी। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। ये उपन्यास 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और तत्कालीन सत्ता के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का चित्रण मिलता है। यानी वंदे मातरम की शुरुआती कहानी सीधे सीधे राष्ट्रवाद से जुड़ी जरूर थी, लेकिन इसका साहित्यिक संदर्भ सिर्फ ब्रिटिश शासन तक सीमित नहीं था। आनंद मठ की कहानी में उस समय के मुस्लिम शासकों को संघर्ष के संदर्भ में दिखाया गया था। यही पृष्ठभूमि आगे चलकर गीत की व्याख्या को लेकर विवाद का एक कारण बनी। 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, जिसके चलते ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, तब वंदे मातरम आंदोलन की आवाज बनकर उठा। सभाओं, जुलूसों और विरोध प्रदर्शनों में ये गीत और इसका उद्घोष लोगों को एकजुट करने लगा। धीरे धीरे ये पूरे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया। यही वो दौर था जब वंदे मातरम की पहली 2 पंक्तियां, वंदे मातरम यानी माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ, भारत माता के प्रति सम्मान और देशभक्ति का प्रतीक बन गई। लेकिन जैसे जैसे ये गीत राजनीतिक और राष्ट्रीय मंच पर बड़ा प्रतीक बनता गया, इसके कुछ हिस्सों को लेकर आपत्तियां भी सामने आई। तो फिर विवाद किस बात से शुरू हुआ? वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे मुख्य रूप से मातृभूमि की सुंदरता, प्रकृति और समृद्धि का वर्णन करते हैं। देश की धरती को पानी से भरपूर, फलों और फसलों से संपन्न, ठंडी हवाओं और हरियाली से भरी हुई बताया गया। यानी इन अंतरों में भारत की प्राकृतिक और मातृभूमि के प्रति भावनात्मक सम्मान प्रमुख है। यही कारण था कि बाद में इन्हें अपेक्षाकृत सर्व समावेशी माना गया। लेकिन इसके आगे जब गीत बढ़ता है तीसरे अंतरे पर, तो उसकी भाषा और प्रतीक बदलने लगते हैं। तीसरे अंतरे में मातृभूमि की रक्षा के लिए करोड़ों भुजाओं को धारण करना और हथियार उठाने की बात आती है। आगे के अंतरों में मातृभूमि को धार्मिक प्रतीकों और हिंदू देवियों के रूप में दिखाया गया है, जिसमें दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियों की बात हुई है। इसी बात पर मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं और विद्वानों को आपत्ति हुई। इस आपत्ति के पीछे एक धार्मिक तर्क था। इस्लाम में एक ही ईश्वर की धारणा है, इसलिए भारत को देवी के रूप में प्रस्तुत करना, उसकी पूजा या वंदना के जरिए धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना कुछ मुस्लिम विद्वानों को मंजूर नहीं था। इसके अलावा आनंद मठ की कहानी का संदर्भ भी इस विवाद में जुड़ गया, क्योंकि उपन्यास में संघर्ष का एक हिस्सा मुस्लिम सत्ता के खिलाफ दिखाया गया था। विरोध बढ़ता देख कांग्रेस के भीतर ही चर्चाएं तेज हुई। सुभाष चंद्र बोस गीत के प्रबल समर्थक थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसके धार्मिक संदर्भ और मुस्लिम समुदाय में पैदा होने वाली आशंकाओं को लेकर सवाल उठाए। इसी दौरान नेहरू और सुभाष चंद्र बोस समेत कई नेताओं ने रविंद्रनाथ टैगोर की राय जाननी चाहिए। टैगोर ने स्पष्ट किया कि उन्हें गीत का पहला हिस्सा विशेष रूप से पसंद था। उनके अनुसार पहले हिस्से में मातृभूमि की सुंदरता और उसके प्रति स्नेह और समर्पण की भावना थी, लेकिन पूरी कविता को उसके संदर्भ के साथ पढ़ने पर उसके कुछ हिस्सों की ऐसी व्याख्या संभव थी जो मुस्लिम समुदाय के भावनाओं को आहत कर सकती थी।
टैगोर का तर्क था कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाला वंदे मातरम पहले 2 अंतरों तक सीमित रहे तो उसे हर बार पूरी कविता के विवादित संदर्भ से जोड़ना जरूरी नहीं है। इसके बाद अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने इस पर औपचारिक रुख अपनाया। सीडब्ल्यूसी ने माना कि स्वतंत्रता आंदोलन में लंबे इतिहास और जनता के बीच लोकप्रियता के कारण पहले 2 अंतरे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे, वहीं बाकी के 4 अंतरों को वो पहचान नहीं मिल पाई। इसलिए राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम गाते समय सिर्फ पहले 2 अंतरे गाने की सिफारिश की गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फैसला सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तिगत फैसला नहीं था, कि कांग्रेस कार्य समिति का सामूहिक फैसला था। तो फिर इस पर महात्मा गांधी का क्या रुख था? महात्मा गांधी वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका और उनकी लोकप्रियता के प्रशंसक थे। उन्होंने इसे आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक प्रभावशाली नारे के रूप में देखा। गांधी के लिए वंदे मातरम मूल रूप से किसी एक धर्म का गीत नहीं था, लेकिन गांधी एक और बात को लेकर बेहद स्पष्ट थे। वो ये, किसी मिश्रित सभा में जहां कई धर्मों और समुदायों के लोग हो, इस गीत को लेकर विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। 1939 में साप्ताहिक अखबार हरिजन में गांधी ने लिखा था कि अगर किसी मिश्रित सभा में कोई व्यक्ति वंदे मातरम के पहले 2 अंतरों पर भी आपत्ति करे, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया था, तो भी गीत को नहीं गाना चाहिए। 1947 में भारत आजाद हुआ तो सवाल ये सामने आया कि देश का राष्ट्रगान कौन सा होगा। वंदे मातरम का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आया। ये एक प्रमुख दावेदारों में से था, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में इसकी भूमिका काफ़ी अहम थी। 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के समारोह के दौरान भी सुचिता कृपलानी ने वंदे मातरम का पहला अंतरा गाया था, लेकिन संविधान सभा ने इसे पूरी तरह सर्वसम्मति नहीं दी थी। जवाहरलाल नेहरू उन लोगों में से थे जो जन गण मन को राष्ट्रगान के लिए ज्यादा उपयुक्त मानते थे। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि जनगण मन को ऑर्केस्ट्रा और बैंड के लिए प्रस्तुत करना तुलनात्मक रूप से आसान था। दूसरी तरफ कुछ सदस्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की मांग कर रहे थे। आखिरकार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने घोषणा की कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा, जबकि आज़ादी के संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर ही सम्मान और दर्जा दिया जाएगा। और 1950 में जिस रूप को राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रतिष्ठा मिली, उसके केंद्र में वही पहले 2 अंतरे थे, जिन्हें 1937 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सभाओं के लिए स्वीकार्य माना था। तो फिर 2026 में ये विवाद दोबारा क्यों उठ खड़ा हुआ? हाल के साल में बीजेपी ने वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाने की मांग को प्रमुखता से उठाया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण गीत को 2 अंतरों तक ही सीमित कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि 1937 का फैसला किसी एक नेता की पसंद नहीं था, बल्कि कांग्रेस कार्य समिति का सामूहिक फैसला था और इसके पीछे गांधी और टैगोर जैसे नेताओं की सोच भी थी। विवाद अब इसलिए और ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए प्रोटोकॉल और कानूनी प्रावधानों की दिशा में कदम उठाए हैं। 2026 में संसद द्वारा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकना या उसके गायन में लगी सभा को बाधित करना भी कानून के दायरे में आए। इसके साथ ही सरकार की ओर से आधिकारिक आयोजनों में पूरे 6 अंतरे गाने की व्यवस्था को लेकर भी बहस तेज हुई। यही वो मोड़ है जहां ऐतिहासिक गीत का सवाल आज के राजनीतिक और कानूनी सवाल से जुड़ गया है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि अगर 1937 में ऐतिहासिक फैसले को देखा जाए तो वो पहले 2 अंतरे ही राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से स्वीकार किए गए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर सम्मान देने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में संसद ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जिसमें पूरे 6 अंतरों को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया हो। कांग्रेस का आरोप है कि पूरे गीत को आधिकारिक रूप से गाने की व्यवस्था सरकार की ओर से अधिसूचना के जरिए लाई गई और इसे लेकर संसद की भूमिका पर सवाल उठाए जा सकते हैं। वहीं बीजेपी का जवाब बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि वंदे मातरम आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक है और इसके पूरे स्वरूप को लेकर किसी तरह की कटौती ऐतिहासिक विरासत के साथ अन्याय होगी। यानी दोनों पक्ष इतिहास के अलग अलग हिस्सों को सामने रख रहे हैं। एक तरफ ये गीत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले आज़ादी के सेनानियों का जोशीला नारा रहा, वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ हिस्सों को धार्मिक आधार पर आपत्तियों का सामना करना पड़ा। और अब करीब 9 दशक बाद फिर वही सवाल राजनीतिक बहस के केंद्र में है। इसलिए वंदे मातरम की मौजूदा बहस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कितने अंतरे गाए जाएं। ये बहस इस बड़े सवाल पर है कि राष्ट्रीय प्रतीक किस तरह बनते हैं,
क्या वे सिर्फ इतिहास से तय होते हैं या बदलते सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में उनकी व्याख्या भी बदलती रहती है? और शायद यही वजह है कि 150 साल पुराना एक गीत आज भी भारतीय राजनीति में इतना जीवंत मुद्दा बना हुआ है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है नकुल। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।